नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका साथ, किसका विकास, कौन था मददगार? विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, उज्जैन के पुलिस सेंटर में विकास दुबे से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में विकास दुबे ने कबूला है कि उसे पुलिस के छापे की जानकारी थी, लेकिन यह कहा गया था कि छापा सुबह में पड़ेगा। जब पुलिस रात में ही आ गई तो एनकाउंटर के डर से उन पुलिस वालों की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के भी पूरे इंतजाम किए थे। ये सब कुछ उगल रहा है। विकास दुबे वो पुलिस वालों की लाश को जलाना चाहता था, जिसके लिए उसने तेल का भी इंतजाम किया था। वो कई थानों के संपर्क में था, ये भी विकास दुबे खुद कबूल रहा है। एक एक कर उस नेक्सस का सच अब उगल रहा है। विकास दुबे, जिसमें खाकी वर्दी वाले ही उसकी मदद कर रहे थे, और जब दबिश में वहां पुलिस वाले रात को ही पहुंच गए तो इसने न सिर्फ उन पर गोली चलवाई, उनकी हत्या कराई, बल्कि उनको जलाने का भी इंतजाम किया था। ये तो हमने आपको कबूलनामा उसका बताया, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं विकास दुबे कानपुर से कैसे उज्जैन पहुंचा। करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय की, बॉर्डर भी क्रॉस किया, लेकिन किसी ने ना रोका ना टोका। आज किन परिस्थितियों में हुई गिरफ्तारी, ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में पकड़ा गया। ये गैंगस्टर का जिंदा पकड़े जाने का ऐलान था। ये एनकाउंटर का खौफ चीख रहा था। ये दुनिया को अपने जिंदा होने का कैमरे पर समाचार था। जिस गैंगस्टर के माथे पर कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है, वो 6 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद उज्जैन में पकड़ा गया। उसने 250 रुपए की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई। जब पूछताछ में उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने कोई आईडी कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। तो महाकाल का सावन के महीने में दर्शन की कामना गैंगस्टर को सीधा पुलिस की गिरफ्त में ले गई। संदिग्ध दिखने पर मंदिर में आई कार्ड मांगा गया। आई कार्ड उसने किसी और का दिखाया। लोगों को शक हुआ और फिर जो हुआ वो सबको याद रहेगा। फिर ऐसा लगा मेरे को, मैंने इसको मैंने कहीं देखा है समाचार में, तो समाचार देखने बाद मोबाइल में उसका फोटो निकाला। वो फोटो से पहचान करी मैंने। फिर मैंने घनश्याम मिश्रा जी को फ़ोन लगाया, जो लोक आयुक्त में पुलिस वाले, उनको लगाया। फिर वो नहीं आए तो फिर थोड़ी देर बाद वो आए, तो उनको आने के बाद में फिर मंदिर जो गार्ड है राहुल, उसको बोला मैंने। सर हमने जब आईडी प्रूफ मांगा उससे, वो इस टाइप से लग रहा था कि हमने आईडी प्रूफ मांगा उनसे कि आपका आईडी प्रूफ बताइए सर, तो उन्होंने कहा कि ये रहा। तो नवीन पाल नाम से उनकी आईडी निकली। फिर हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 27 साल। जब 50 साल का व्यक्ति 27 साल कैसे बोलेगा? फिर हमको शक हो गया। फिर हमने क्यूआरटी की टीम साथ में ही थी सब, तो हमने रोक लिया उनको। फिर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलवाया। आपके साथ धक्का मुक्की कैसे हुई? वो जब उसको बिठाने लगे तो बैठने को तैयार नहीं था, तो वो धक्का मुक्की कर रहा था। इनकी घड़ी भी गिर गई, सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे साथ है टूट गई घड़ी भी। 8 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार ये खूंखार गैंगस्टर पकड़े जाने के बाद ये ऐलान करना चाहता था कि वो जिंदा पकड़ा गया है। कैमरे में भी कैद हो जाए कि वो जिंदा पकड़ा गया है। तो क्या एनकाउंटर का खौफ मंडरा रहा था इस अपराधी के सिर पर? तभी मां भी जिंदा पकड़े जाने पर कह रही है महाकाल ने बचा लिया। लेकिन अब जाने सरकार क्या करेगी। इस टाइम ये भाजपा नहीं सपा में है। साथ जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। महाकाल ने बचा लिया या किसी राजनीतिक मददगार ने? अब सियासी शोरगुल इसी पर शुरू है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीबीआई जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा विकास दुबे का फोन कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक हो ताकि पता चले ये गैंगस्टर किस किस से बात कर रहा था। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करा सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जगजाहिर करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री को ही सीधा शक के दायरे में ला खड़ा किया। हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था, अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। इस पर एमपी कांग्रेस ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका की जांच हो। कानपुर और उज्जैन का क्या लिंक है? नरोत्तम मिश्रा पहले कानपुर के प्रभारी थे और फिर उज्जैन के भी प्रभारी रहे। इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बड़े अपराधी है ये व्यक्ति, और ये इसका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क जबरदस्त है। इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी पकड़ाया नहीं गया है, सरेंडर हुआ है। सावन का महीना, महाकाल में गैंगस्टर की गिरफ्तारी और खाकी खादी के घालमेल की पूरी कहानी सामने आएगी। ये गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है। शुरुआत उस नेक्सस से पर्दा हटने का जिसकी शह पर विकास दुबे कानपुर वाला कुख्यात अपराधी बना। लेकिन यूपी एसटीएफ जिसकी आंखों में धूल झोंककर गैंगस्टर कानपुर टू उज्जैन वाया फरीदाबाद पहुंच गया, उसकी तफ्तीश कितनी सफाई से करेगी, दारोमदार इस पर है। कानपुर के पाताल लोक में गैंगस्टर के मददगार कौन कौन? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र त्रिपाठी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक और पेच पूरे मामले में है जिसकी जानकारी आप सभी को दे दें, क्योंकि अब इस मामले में शहीद नेबूलाल के बेटे सामने आए हैं और उनका यह आरोप है कि जानबूझकर मंदिर में इस विकास दुबे को पकड़वाया गया है जिससे एनकाउंटर ना हो। जी हां, नेबूलाल के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि मंदिर में जानबूझकर गिरफ्तारी की गई ताकि एनकाउंटर नहीं हो। शहीद नेबूलाल के परिवार ने सवाल खड़े किए हैं, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मंदिर में जानबूझकर गिरफ्तारी की गई ताकि उसे मारा ना जा सके। गिरफ्तारी को सोची समझी साजिश बता रहे हैं शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के बेटे अरविंद लाल। और हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करने वाले शहीद नेबूलाल के बेटे अरविंद लाल लाइव इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी होगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस वक्त अरविंद, लेकिन क्या है आपके सवाल? आपको क्यों लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत मंदिर में पकड़वाया गया है? क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि मैम आप सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में कोई भी एनकाउंटर नहीं कर सकता है और यही बस है। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बात बोलिए। जी मैम, इतने दिन हो गए, आज 7वां दिन था, 7 दिन में अभी तक पकड़ नहीं पाया है और यूपी पुलिस बहुत ही नाकामी काम किया है। और आपने ये भी कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि पूरा इंसाफ हो इस मामले में। आपको क्यों ऐसा शक हो रहा है? काफी इमोशनल आप हो रहे हैं। मुझे एहसास है अरविंद कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ये। 7 दिन अभी हुए हैं इस पूरी वारदात को, आपने अपने पिता को खोया है, क्या कहिएगा? जी मैम, मेरा तो केवल एक ही मैं चाहता हूँ कि उसका एनकाउंटर हो, उसको सजा कुछ ना दिया जाए, बस एनकाउंटर किया जाए। जब तक उसका एनकाउंटर ना होगा तब तक हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश को, किसी को कुछ सुकून नहीं मिलेगा। और ना ही कोई जांच तो कतई न करवाया जाए, क्योंकि साफ साफ सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि वो वही उसमें साजिश है, वही मुठभेड़ में वो भी शामिल था, वो मास्टरमाइंड वही है।
नहीं, आप बता रहे हैं कि आप चाहते हैं एनकाउंटर, लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि सीधे किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन आप जो शक जाहिर कर रहे हैं वो बहुत लाजमी है। आपको लग रहा है कि इंसाफ के रास्ते में एक बार फिर वही नेक्सस ना आ जाए जो इतने वर्षों तक उसे बचाता रहा। क्या आपके पिता ने कभी जी बोलिए बोलिए अपनी बात बोलिए। वो ऑलरेडी कई बार उस पकड़ा गया है। अभी हाल ही में जिस दिन अभी मुठभेड़ हुआ था उससे 4-5 दिन ही किसी पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था। जब सब लोग जान रहे हैं कि इसके ऊपर 60 से ज्यादा केस है तो वो थाने में आकर छूट जा रहा है, उसकी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है सभी, या फिर उससे सब डरते हैं या फिर उससे सभी मिले हैं। और जितने लोग, मैं तो पूरी ये भी जो भी पुलिसकर्मी हमारे जहाँ पर घटना हुआ चौबेपुर थाना शिवराजपुर में जितने भी शामिल हैं पुलिस वाले, सबको 302 के तहत मुकदमा दायर करके उनको बर्खास्त कर उनके ऊपर उनको भी जेल भेजा जाए। नहीं, ये आपकी मांग बहुत लाजमी है और इस पर मैं शलभमणि त्रिपाठी आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक दो सवाल अरविंद आपके लिए और हैं। क्या आपके पिता ने इस बारे में, इस कथित ऑपरेशन के बारे में जो रात में किया गया, या किस तरह से वहां पर लोकल पुलिस ही ऐसे अपराधी की मदद कर रही थी, क्या इस बारे में कभी परिवार से या आपसे कभी कोई चर्चा की थी? नहीं, मैं कोई भी नहीं। मैं उस दिन करीब 11 बजे के आसपास रात में बात भी किया था पापा से, तो वो बताए थे उस समय गाड़ियों को चेक कर रहे थे वैन को, तो वो बताया कि 12 बजे तक मैं ड्यूटी है, उसके बाद जाएंगे रूम पर। और ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब सूचना उस समय आया था कि आज कहीं दबिश देना है, विकास दुबे को पकड़ना है। और वो ये भी कहते थे कि जो भी मतलब हम लोग अपराधी कोई पकड़ते हैं और या फिर वो बचकर भाग जाते हैं तो वो हमारे विभाग के लोग उसको सूचना दे देते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। नहीं तो पुलिस काफी अच्छी पुलिस भी है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी नाकामी है हमारी यूपी पुलिस की। अरविंद, सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात यही है कि भेदिये पुलिस महकमे में ही थे जिन्होंने जानकारी दे दी दबिश की विकास दुबे को, और फिर उसने 200-300 राउंड फायरिंग की थी जो पुलिस ने ही बताया है। यानी ऐसे भेदिये जिनके हाथों पर अपने ही महकमे के लोगों के खून के निशान हैं, उनकी दी हुई जानकारी की वजह से ही उसने ये काउंटर फायरिंग की और इतने लोगों की जान ली। ये तो है मैम। मैं तो ये भी सरकार से मैं दरखास्त करूंगा, इसमें काफी लोग मिले हैं, बहुत सारे पुलिस लाइन 48 पुलिसकर्मी से ज्यादा लोग इंक्लूड हैं इसमें। मैं तो चाहूंगा इसका सीबीआई जांच करवाया जाए। योगी सरकार अगर आपको इस वक्त सुन रही है, और तमाम नुमाइंदे भी हमारे साथ बीजेपी यूपी के भी हैं, क्या चाहते हैं आप अरविंद? पूरी बात बताएं, क्या चाहते हैं आप? आपके लिए इंसाफ का अर्थ इस पूरे केस में क्या है? जितने भी इस केस में जुड़े हैं, जितने लोग भी विकास दुबे का साथ दिए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, सबको सजा मिलनी चाहिए और विकास दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए। एक बार फिर ये कहते हुए अरविंद, मुझे पता है बहुत दुख है आपको, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें एनकाउंटर ऐसे करने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन आपका दर्द मैं समझती हूं जो आप बात कह रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, क्या आपको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह से बीजेपी यूपी के प्रवक्ता के तौर पर आप ही को इस बहस में भेजा गया है, तो जरा आप इनके दुख का, इनके दर्द को अगर समझ रहे हैं तो इनसे सीधा संवाद कीजिए, ताकि देश भी समझे कि आज जिन 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उस पर यूपी सरकार क्या सोचती है। देखिए अंजना जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो इनका दर्द है उस दर्द से हम वाकिफ़ हैं। मैं इनके दर्द को लेकर, इनकी संवेदनाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर एक व्यक्तिगत विपदा आई थी, आप सब जानते हैं। एक व्यक्तिगत दर्द उनका था और उन्होंने 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के आगे अपने दर्द को दबाया। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना शोक संवेदना जाहिर की और ये कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और बलिदान व्यर्थ न जाने का बहुत बड़ा मायने था। पिछले 5 दिनों में लोग देख चुके हैं कि विकास दुबे के ज्यादातर साथी
मारे गए हैं, ज्यादातर साथी गिरफ्तार हुए हैं। उसके साले से लेकर जितने लोग इस पूरे नेक्सस में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भेदिए थे उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि विकास दुबे 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब जाकर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। आपको मैं कहूंगा कि आप इनसे पूछिए जो लोग बैठे हैं कि 2017 से पहले 2007 से लेकर 17 के बीच में विकास दुबे के यहां एक भी छापा क्यों नहीं डाला गया, एक भी एनसीआर रजिस्टर क्यों नहीं की गई? जो भी कार्रवाई 2017 के बाद हुई, ये राजनीतिक बहस करेंगे, इतनी आतुरता मत दिखाइए। गिरफ्तार हुआ। एक सेकंड, ये राजनीतिक बहस हम करेंगे, इस सुबह से ही कर रहे हैं। इस तूतू में से कुछ नहीं निकला। 8 पुलिस वालों की मौत हो गई है, उनका बेटा अभी लाइव है इस वक्त। कम से कम उसको एड्रेस करके वो जो सवाल खड़े कर रहा है, जो शक लोगों के मन में आ रहा है, उसको तो दूर कीजिए पहले। अरविंद, शलभ मणि त्रिपाठी जी आपको सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, और मैं उम्मीद करती हूं कि यूपी सरकार में बैठे हुए तमाम शीर्षस्थ लोग भी आपको सुन रहे होंगे। आप सीधे बात कीजिए शलभ जी से, कहिए अपनी बात। मैम, अभी सर ने बोला कि हमारी पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। जब पिछले 7 दिन में उसको अरेस्ट नहीं कर पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाएगा तो कहां से कार्रवाई कर पाएंगे? हमें तो कहीं तक नहीं विश्वास है कि हमारी यूपी पुलिस कार्रवाई कर पाएगी अच्छे से। वो फिर छूटेगा, उसकी कार्रवाई होगा, वो फिर जमानत पे आएगा, फिर छूटेगा बाहर, वो फिर किसी न किसी के, हमारे पापा की तरह हजारों पुलिसकर्मी को वो शहीद करेगा। शलभ जी, आप मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार भी हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। और आपके मन में जो अविश्वास है वो अविश्वास इसलिए पनपता है कि संतोष शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनकी थाने में घुसकर हत्या की गई थी। और उसके बाद जो लोग आए उस दौरान 17 पुलिस वाले थाने के अंदर मौजूद थे। वो 17 पुलिस वाले अपनी गवाही से मुकर गए और जो भी जिम्मेदार लोग थे, जो भी सरकारें थी, मैं कोई राजनीति नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने न तो 17 पुलिस वालों से यह कहा कि जाकर गवाही दीजिए और न ही उसमें अपील में गए, हाई कोर्ट में गए, ना सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं, हम आपके दर्द से वाकिफ हैं, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि पिछले 7 दिनों के अंदर उसके घर पर किस तरह की कार्रवाई हुई। उसके जो साथी हैं, अमर चौबे से लेके प्रभात मिश्रा से लेके चाहे बब्बुआ से लेके जितने हैं, उनमें कितने लोग मारे गए। पिछले 7 दिनों के अंदर 5 अपराधी मारे गए। और विकास दुबे जिस हालत में आज गिरफ्तार हुआ है, आप उसकी स्थिति देख सकते हैं कि जब वो पकड़ा गया है तो अपनी बेबसी दिखा रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उसकी आंखों में एक तरह से एक विवशता थी। वो चिल्ला रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका पीछा कर रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे वीर पुलिस वालों पर हमें भरोसा है कि वो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपके जितने सवाल हैं, आपकी जो पीड़ा है, निश्चित तौर पर आपको उसका जवाब मिलेगा। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इतनी कठोरतम कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ होगी कि पूरा देश देखेगा। आप जब कल परसों हमसे दोबारा बात करेंगे तो आप इस बात पर निश्चित तौर पर संतोष व्यक्त करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई पिछले इतने सालों में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ आप जो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप देखिए 3 साल के भीतर 114 अपराधी मारे गए हैं। 114 अपराधियों का आंकड़ा 3 साल के भीतर मारे जाने का कभी नहीं रहा है। अपराधियों को या तो जेल के भीतर भेजा गया और जिसने पुलिस पर गोली चलाई उसका जवाब पुलिस ने गोली से दिया। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि कहीं कुछ ना कुछ भेदिए थे, कहीं ना कुछ कमी थी, जिसके चलते दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन हमारे जो 8 शहीद हैं वो हमारे लिए 8 धरोहर हैं। उनकी शहादत का हिसाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ले रही है, आगे भी लेगी। अरविंद, जो वो बात कह रहे हैं उससे आप आश्वस्त हैं? वो ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया वो कह रहे हैं कि वो तो बेचैन होकर यूपी पुलिस की खौफ में था। आप कह रहे हैं कि वहां पर पकड़ना एक साजिश थी। क्यों लग रहा है आपको ऐसे? क्या कहेंगे उनसे? जी, मैं कल मैं शाम को जब न्यूज देख रहा था तो उसमें दिखाया गया था कि वो फरीदाबाद में इस समय प्रेजेंट है किसी होटल में। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो वहां से फरार हो गया। फिर सुबह वो उज्जैन में किस मंदिर में मिल रहा है। उतना लंबा सफर उसने केवल रात में ही केवल पूरा किया है। तो हमारी यूपी पुलिस और एमपी पुलिस भी बोल रही है कि हम इसमें बहुत, जब से यह घटना हुआ है हम बहुत एक्टिव हैं। हमने तो इतना लंबा उसने रास्ता रात में केवल पूरा किया है। तो बीच में जांच कहाँ हो रही थी गाड़ियों की, या फिर चेकिंग कहीं होता तो वो पहुंच नहीं पाता ना। 1-2 घंटे 3 घंटे उसका लॉस होता, लेकिन तुरंत वो पहुंच गया। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं पुलिस वाले भी मिले हैं और उसको सब सलाह दे रहे थे कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा जाइए, आप पहुंच जाएंगे वहां मंदिर में। सावन भी चल रहा है। शलभ मणि जी, सवाल सीधा है,
जो सुबह से आपका पीछा कर रहा है? देखिए, आपके जो सारे सवाल हैं, ये आपके जो सारे सवाल हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो वीडियो देखा था वो कल सुबह का वीडियो था। मैं कोई इन्वेस्टिगेशन का दक्ष नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपने जो वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की कार्रवाई के बाद ही देखा कि फरीदाबाद में छापे पड़े। और जहां तक निकलने की बात है तो अपराधी चूहे की तरह भागता है। आपके पिताजी जिस छापेमारी की कार्रवाई में गए थे वहां से भी वो चूहे की तरह भागा, उसने कार्रवाई की, घटना अंजाम दी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो शहादत हुई है, मुख्यमंत्री जी कह के आए थे, आप सबसे मिलकर आए थे और ये कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका परिणाम आपने देखा होगा कि 5 अपराधी मारे जा चुके हैं। जी, 5 अपराधी मारे जा चुके हैं। इसके जितने रिश्तेदार, नातेदार, जितने लोग मिले थे, एसओ विनय तिवारी समेत सब जेल जा चुके हैं। और मकान का जो हश्र हुआ है वो भी अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी के साथ कोई मरम्मत नहीं करने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिसने पुलिस पर हमला किया है, पुलिस ने उसका जवाब दिया है। पिछले 3 साल के दौरान आपने देखा होगा, क्योंकि यह हमला विधान पे हुआ, कानून पर हुआ, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के इकबाल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी इसका हिसाब ले रहे हैं, आगे भी हिसाब लेंगे। विकास दुबे पर 2017 के पहले आप पता कर लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो बौखलाहट थी, उसकी बौखलाहट इसीलिए थी कि हमारे पुलिस के जवान उसके यहां जाते थे, उसको अपमानित करते थे, उसको गिरफ्तार करते थे, अपराधी जैसा सुलूक करते थे। और आगे भी उसके साथ एक अपराधी जैसा सुलूक होगा। निश्चित तौर पर आपको इस बात को विश्वास होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो मिसाल बनेगी देश के अंदर। आप देखिए, जो प्रभात मिश्रा था उसी फरीदाबाद के होटल में उसके साथ छुपा हुआ था, वहां से विकास भाग गया, प्रभात मिश्रा पकड़ा गया। आज सुबह देखिए वो मारा गया एनकाउंटर में। हमारे पुलिस के जवानों ने साहसिक एनकाउंटर किया है। तो इनका हिसाब होगा। जिन्होंने भी आपके पिता समेत हमारे पुलिस के जवानों पर गोलियां चलाई हैं, उसको उनका हिसाब देना होगा और उनको पश्चाताप करना होगा कि उन्होंने हमारे पुलिस के जवानों पर गोलियां कैसे दागी, क्यों दागी। और ये सारे अपराधियों के लिए मैसेज होगा। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। आपकी बात सबने सुनी है, आपका बात पूरे देश तक पहुंची है और इसी के जरिए अब उम्मीद यही कि इंसाफ इस पूरे मामले में होगा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो इंसाफ का अर्थ होता है उस नेक्सस तक सबका हाथ पहुंचेगा। और जो बात आप कह रहे हैं, पुलिस वाले जो भेदिए के रूप में थे, उन पर तो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की आपकी मांग भी सबके सामने है। हमारी नजर रहेगी, मीडिया की नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुख की इस घड़ी में हम सब, पूरा देश आपके साथ है। अरविंद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए राजनीतिक बहस की शुरुआत करते हैं। सीधे लिए चलते हैं राजीव त्यागी जी, अनुराग भदौरिया, जितेंद्र त्रिपाठी, विक्रम सिंह साहब, अरविंद लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजीव त्यागी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आश्वस्त कर रहे हैं वो योगी सरकार के बिहाफ पर कि इंसाफ होगा, अब वो गिरफ्त में है। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना। ये पूरा केस निश्चित रूप से कोलैबोरेशन, क्राइम और करप्शन का केस है, 3C का केस है। कोलैबोरेशन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास दुबे के साथ, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार छुपा रही है। चंद्रबाबू त्रिपाठी जी ने टीवी पे जो दावा किया उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश बड़ा उत्तम प्रदेश बन गया है, अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है, मैं पूछना चाहता हूं एनसीआरबी की रिपोर्ट 2018 की उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहती है, उसके विषय में बताएं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 क्या कहती है, उसके बारे में बताएं। और साथ साथ जो चार्जशीट रेशियो है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में, पूरे देश में क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएं। तो अगर आप अंजना जी उसको तीनों चीजों को देखेंगी, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से लेकर के दलितों के विरुद्ध अपराध से लेकर के अन्य अपराधों तक। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, शलभमणि त्रिपाठी जी, जब आपकी पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम कर रही थी तो महाकाल कैसे पहुंच गया? पहला प्रश्न इसका उत्तर दे दीजिए। दूसरा प्रश्न इस बात का उत्तर दे दीजिए कि विकास दुबे के बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से उसकी करीबी रिश्ते हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल बहुत स्पष्ट है कि क्या ये बताएंगे कि जो सीओ साहब ने, शहीद सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी कहां गायब हो गई, उसके बारे में बता दीजिए। उस एसएसपी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की आपने? और लास्ट में इतना बता दीजिए, इस पे गैंगस्टर एक्ट के कितने मुकदमे दर्ज किया आपने 2017 से लेकर 2020 तक? इस पे आपने एनएसए लगाया क्या, ये बता दीजिए। इस पे आपने अन्य इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इन तमाम सवालों के, हाँ, इन तमाम सवालों के जवाब अरविंद भी मांग रहे थे लगातार, और उस पर शलभमणि जी अपनी बात कह रहे थे। मैं आपके पास भी आऊंगी भदौरिया साहब, आपके पास भी आऊंगी डीजीपी साहब और जितेंद्र त्रिपाठी जी। लेकिन इस पूरे मामले में अब आपके सामने एक नई तस्वीर, क्योंकि रूबी यादव ही महाकाल मंदिर की वो सुरक्षा इंचार्ज हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और संदिग्ध के सामने जानकारी आने के उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। रूबी यादव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अगर आप घटनाक्रम बताएं, 7:15 बजे आपको पहला फोन कॉल गया,
क्या कुछ हुआ, कैसे गिरफ्तार किया आपने विकास दुबे को? जी, ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी देना चाहूंगी कि सुबह जो बोलिए। सुबह तकरीबन वो पहले फूल वाले की शॉप पे गया दर्शन के लिए और उसने सबसे पहले वहाँ पे उससे पूछा फूल वाले से कि दर्शन की व्यवस्था क्या है। तो फूल वाले ने जानकारी दी कि आपको शीघ्र दर्शन करना है तो आप यहाँ 250 का टिकट ले लें और पीछे शंख द्वार से हमारा गेट है वहाँ पे एंट्री कर लें। तो उसको थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि उसने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ था तब, और तो उसने हमारी क्यूआरटी टीम में धर्मेंद्र परमार है उसको फोन किया और धर्मेंद्र परमार को फोन करके बोला कि भैया मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, आप थोड़ा इसको देख लीजिए। और धर्मेंद्र परमार ने फिर तुरंत मुझे सूचना दी सुबह 7:15 बजे कि मैडम ऐसी ऐसी जानकारी आई है तो क्या करना है। मैंने कहा अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप उसको बिल्कुल मत पकड़िए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। और मैंने केवल उनको बोला कि आप डिस्टेंस बना के उसके पीछे रहिए, हमें पहले श्योर होना होगा कि वही विकास दुबे है, क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे और वो बाहर था मंदिर परिसर के तो भागने के ज्यादा चांसेस थे। तो उसके बाद फिर टीम उसके पीछे पीछे गई। उसके बाद मैंने टीम को बोला कि मेरी उसकी दूर से एक फोटो खींच के भेजो। तो उनको फोटो खींच के जब वो शंख द्वार पे पीछे हमारा जो वीआईपी एंट्री है जहाँ से शीघ्र दर्शन का प्रवेश है वो वहाँ पर पहुंचा और गार्ड ने मुझे एक फोटो खींच के भेजा उसका। तो जो दूर से उन्होंने फोटो खींच के भेजा था वो अभी आज की हालत में वो थोड़ा दुबला हो गया है और उसने अपनी हेयर कट भी पूरा चेंज करा लिया। उसके बाद वो स्पेक्स लगाया हुआ था, चश्मा उसने पहना हुआ था और मास्क लगा लिया था, जिससे उसको आइडेंटिफाई करना एकदम मुश्किल था कि वही विकास दुबे है। तो मैंने मेरी टीम को बोला आप अभी भी उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको क्लोज कैंपस में आने दें जब तक अपन श्योर हो जाते हैं। तो हमने उसको क्लोज कैंपस में अंदर महाकाल मंदिर में प्रवेश दिया, वो पूरा दर्शन करा। उतनी देर में मैंने गूगल पे सर्च किया उसकी पुरानी फोटोज, ये वांटेड वाली। तो उसमें जब मैंने उसको जूम करके देखा तो वो फोटो में काफी हेल्दी है। उसको जूम करके देखा तो उसके माथे पर लेफ्ट साइड में एक चोट का निशान था। और जो मुझे गार्ड ने फोटो भेजा था उसको भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पर भी वो चोट का निशान पाया गया मुझे। तो मैं एकदम श्योर हो गई कि हाँ ये वही विकास दुबे, पर मैंने मेरी टीम को नहीं बताया ताकि वो पैनिक ना करें। उसके बाद मैंने सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया, एसपी साहब को फोन लगाया। उन्होंने बोला क्या तुम श्योर हो ये वही है? मैंने कहा हाँ सर मैं 100% श्योर हूँ ये वही है। फिर मैंने टीम को बोला कि आप नॉर्मल दर्शनार्थी की तरह उसको एग्जिट से बैठाओ, नॉर्मल ऐसे ही पूछो, आई कार्ड मांगो कि कौन है क्या है। इतनी देर में फिर मैं और एसपी साहब वहाँ पहुंचे और जब तक गार्ड ने उनसे पूछताछ करी, पूछा उसका नाम कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम शुभम है। फिर उससे उसका आई कार्ड मांगा तो उसने नवीन पाल नाम से आई कार्ड दिया। फिर हमने उससे उसकी एज पूछी तो उसने बताया कि मैं 28 साल का हूँ। तो सारी जानकारियां एकदम गलत थी, जो कि हमको वो साक्षात हमारे सामने था उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। तो फिर हम लोग उसको प्रेशर बनाया, तब जाके वो एकदम चिल्लाने लग गया कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, कर लो क्या करना है, और छीना झपटी करने लग गया। और उस बीच में हमारे गार्ड की नेम प्लेट भी टूट गई और घड़ी भी टूट गई। और उसके बाद फिर हम लोग लेके उसको गाड़ी में बिठा के और अगली कार्रवाई के लिए लेके गए। ये टोल प्लाजा से उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं, बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से वो गुजरा था। क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी वहां पर मिली है? ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वही गाड़ी है जो बाद में यूपी नंबर की वहां पर महाकाल मंदिर के गेट पर बरामद की गई है। क्या इस बारे में कोई जानकारी आप देंगे? ये शिवपुरी टोल प्लाजा की तस्वीर है जिसमें ये गाड़ी गुजरती हुई दिख रही है और माना जा रहा है इसी गाड़ी में वो बैठा हुआ था। रूबी जी। हाँ जी, वो उसने हमको ये जानकारी दी है कि उसने वो वाइट बोलेरो से आया था। जैसा कि मैंने उसको जब पूछताछ की, मैंने उसको पूछा तो उसने बताया कि वो वाइट बोलेरो से आया था और ड्राइवर साथ में था। तो ड्राइवर पहले उसको रामघाट लेके गया, उसने नदी पर स्नान किया, उसके बाद फिर वो दर्शन करने के लिए आया और उसका ड्राइवर वहाँ उसका इंतजार कर रहा था बाहर चौराहे पे पार्किंग पे। एक वो बिट्टू भैया वहां चिल्ला रहा था और जानकारी ये भी आई कि पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश में है। क्या इस बारे में कुछ पता चला कि उसके साथ भी कोई था या नहीं था? जी जी जी, एक्चुअली तब तो वो लोग डिस्टेंस में चल रहे थे तो हम ये समझ नहीं पाए। हमारा पूरा फोकस विकास दुबे पर था। तो उसके साथ में भी 2 लोग थे। तो जैसे ही उसको जब पकड़ा तो वो बिट्टू बिट्टू करके उसने चिल्लाया, तब हमको पता चला कि उसके साथ और भी लोग हैं, लेकिन तब तक वो वहां से फरार हो चुके थे। ये जो चीख चीख कर अपना नाम बता रहा था, इससे
आपको क्या समझ में आया? क्या वो दिखाना चाह रहा था कि मैं जिंदा पकड़ गया हूं, ये खबर सब तक पहुंचे, या फिर वो धौंस की वजह से ये सब कर रहा था? आपको क्या समझ में आया? नहीं, जब मैंने उससे जब दबाव बना के जब पूछा तो उसकी आंख में आंसू थे तब, और उसके बाद लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज अचानक चेंज हुई और फिर बोलने लगे मैं इतना प्रॉपर्टी वाला आदमी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ जाऊँगा। और वो मेरे ख्याल से सिर्फ एनकाउंटर के डर से उसने अपना नाम चिल्लाया वो, ताकि सबको पता चले। ये बहुत कुख्यात अपराधी है, इसके सिर पर अभी अभी ये 8 पुलिसकर्मियों की मौत के अलावा भी 1990 से ये अपराध जगत में सक्रिय हुआ और 2000 के बाद ये अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया। बहुत बड़े ऐसे ऐसे मामले किए जहां थाने तक में उसने एक मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी। उसके बॉडी लैंग्वेज को और जिस दौरान आप लोगों ने गिरफ्तारी की, क्या आपने देखा? उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल थी, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और बहुत ही शातिर था। वो जिस तरीके से बातें कर रहा था उससे ही समझ में आ रहा था कि वो बहुत शातिर है। वो केवल मौके की तलाश में था, उसने 3 बार भागने की कोशिश भी की, पर वो हमने उसको दबोच के रखा हुआ था तो वो भाग नहीं पाया। रूबी यादव जी, कई लोग और खास तौर पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से उसका सरेंडर था, गिरफ्तारी नहीं थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे ये नहीं लगता है कि वो सरेंडर था। अगर वो सरेंडर जैसा होता तो वो अपना नाम बताता, सही नाम बताता। उसने आई कार्ड गलत रख के रखा हुआ था, आई कार्ड में उसने नवीन पाल बताया, जब उसका नाम पूछा तो उसने शुभम नाम बताया। और उसके बाद फिर जब हमने उससे जगह पूछी तो बोले मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, बस से आया हूँ। और उसके बाद उसको सरेंडर ही करना था तो वो कहीं थाने पे, कोर्ट में कहीं पर जाता, वो यहाँ नहीं आता और भागने की कोशिश भी नहीं करता। तो वो उसकी बाद में उसकी क्या प्लानिंग थी ये नहीं मालूम, लेकिन महाकाल मंदिर में उसने सरेंडर नहीं किया, उसने भागने की भी कोशिश करी, पूरी बहुत झूमा झटकी भी, गालियां भी दी। तो वो गिरफ्तारी ही है, महाकाल मंदिर से उसकी गिरफ्तारी ही हुई है, उसने सरेंडर नहीं किया था तब। एक आखिरी सवाल आपसे, इसकी गिरफ्तारी करने के बाद आपने सबसे पहले सीनियर के तौर पर किसको फोन किया, किसको जानकारी दी? मैंने एक मात्र फोन एसपी साहब को किया था। और आपने एसपी को जानकारी दी कि हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है? जी, मैंने बोला कि सर ये ऐसा ऐसा आया है और मैं एकदम श्योर हूँ कि ये वही है। और फिर उसके बाद एसपी साहब भी तत्काल ही वहां पहुंच गए थे, तुरंत ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेडी सिंघम के तौर पर आज आपको देखा जा रहा है। रूबी यादव, आपने ये सफल ऑपरेशन किया। कम से कम यूपी पुलिस जिसे नहीं पकड़ पाई, वहां पर जाकर आपने घेरा पूरा बनाया और उसके बाद उसको वहां पर पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए और पूरा घटनाक्रम हमें बताने के लिए। रूबी यादव, थैंक यू। अब आइए बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। विक्रम सिंह साहब, आपने सुना होगा रूबी यादव बता रही हैं पकड़ा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सुनियोजित साजिश के तहत उसे वहां पर पकड़ा गया है। विक्रम सिंह, मैं केवल यही कहूंगा कि इसमें कानूनी अगर कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में आप न्यायालय जा सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये होता है जेल में है, बेल पर है, आत्मसमर्पण किया या गिरफ्तार हुए, क्योंकि इनका कोई फर्जी काम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक चीज जिसको कहते हैं अकाउंट फॉर कर दिया गया, कानून की परिधि में रहते हुए किया गया, तो इस पे शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जरूर है कि मैं अरविंद बेटे की बात का जवाब देना चाहूंगा कि इस पे तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे ही, किन परिस्थितियों में हाईवे से एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक वो उज्जैन पहुंच कैसे गया। ये चीज अवश्य चिंता की और एक विचारणीय बिंदु है, जिसपे शलमणि जी इस पे जरूर बात करेंगे कि जब उससे पूछताछ हो तो जरूर पूछे कि किन परिस्थितियों में इसको कोई मदद मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। और ये भी देखें कि जो चिट्ठी 3 महीने पहले लगी थी कि जो घर का भेदी विभीषण है, उस पे कार्रवाई अभी कोई बहुत ज्यादा शलमणि जी दिखाई नहीं पड़ी। केवल 63 कर्मचारियों को लाइन हासिल कर देना ये पर्याप्त नहीं है। इनको कहा जाता था हमारे दौर में, इनको मिट्टी में मिला के खोद के गाड़ देने का समय आ गया है। और आपका अगर जरा सा भी ये संकेत गया कि उदार दृष्टिकोण है, लाइन हाजिर कोई सजा है ही नहीं, डिसमिसल, जेल और उसके बाद बाकी की कार्रवाई। मैं तो ये भी चाहूंगा कि गैंग चार्ट में इन सबका नाम डाल करके एक नजीर कायम करें। पूरा देश और प्रदेश आपको देख रहा है और ये वक्त आ गया है कुर्बानी देने का ऐसे तत्वों का, चाहे वो घर का भेदी पुलिस वाला हो, राजनेता हो, जो 2 MLAs का नाम आ रहा है, IAS IPS का नाम आ रहा है। इसमें प्रमाद नहीं, प्रशासन की नंगी तलवार इन्वेस्टिगेशन की चले और जो भी सामने आए कानून की परिधि में रहते हुए प्रभावी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे, शिशुपाल के 199 पाप हो गए तो 100वें
पाप के ऊपर आपने उसको मिट्टी में मिलाया। अब वक्त आ गया है कि आपको चयन करना है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, ठीक है सर, लाइफ देंगे या कार्रवाई करेंगे। और भदौरिया साहब को दिखाइए शलभ मणि जी के साथ। ठीक। विक्रम सिंह साहब बहुत ही शानदार अफसर रहे हैं। बस मैं दो बातें कहूंगा कि उन्होंने कुर्बानी की बात की, तो विक्रम सिंह साहब आपको पता है कि 2017 से पहले कितनी कुर्बानियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं और 2017 के बाद कितनी कुर्बानियां हुई हैं। आप भी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं। विकास दुबे के यहाँ 2017 से पहले कितने छापे पड़े, 2017 के पहले कितने छापे पड़े विक्रम सिंह साहब आपको ये भी पता है, और 2017 के बाद कितने छापे पड़े। एक आपको अपडेट करना चाहता हूं कि आपने कहा कि केवल लाइन हाजिरी हुई है, लाइन हाजिरी नहीं हुई है विक्रम सिंह साहब, सुनिए, लाइन हाजिरी नहीं हुई है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राजीव त्यागी जी बोल रहे हैं, राजीव त्यागी जी भदौरिया साहब और 2 गिरफ्तार हो चुके हैं जो जी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और कुर्बानियों की जहां तक बात है, कुर्बानियों की जहां तक बात है, 114 अपराधी मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 114 अपराधी मारे जा चुके हैं। राजीव त्यागी जी राजाराम पाल के बारे में थोड़ा बताइए, राजीव त्यागी जी राजाराम पाल के बारे में थोड़ा बताइए। राजाराम पाल क्या कर रहा है राजाराम पाल क्या कर रहे हैं विकास दुबे के साथ। आप प्रियंका वाड्रा जी बैठ के राजाराम पाल के साथ बैठ के रणनीति बनाती हैं कि विकास दुबे के मुद्दे पर कैसे लड़ना है, और राजाराम पाल विकास दुबे के साथ कैसे अनुराग भदौरिया जी, सभी पार्टियों के अपने अपने ऐसे डॉन, सभी पार्टियों के, सभी पार्टियों। आवाज किसी की कम होगी तो अंजना जी बोलू ना, फिर आप बोलोगे बीच में बोलते हैं, वो चिल्ला रहे हैं, आपने तो उन्हीं को मौका दिया, आप उन्हीं से बुलवा लीजिए, मैं बोलूंगा तो भी चिल्ला रहे हैं। भदौरिया जी रूठिए मत, बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। माता जी ने आज ही आपकी पार्टी का नाम लिया है, सरला देवी माता विकास दुबे कह रही हैं अभी हमारा बेटा इस टाइम सपा में है। बोलिए। तो आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए अब थोड़ा। मैं आपको बता दूं, देखो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन चुकी है, अपने ही जाल में फंस जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरा पुलिस चौकन थी, सब जगह सारे चौराहे पे पुलिस लगी थी और वो 700 किलोमीटर चला गया, क्या उसके पास अल्लाह दिन का चिराग है क्या? भारतीय जनता पार्टी से मैं भी ले लूं भैया, यहाँ बैठा हूँ, तुरंत अंजना जी आपकी स्टूडियो पहुंच जाऊं, मुझे तो लगता है ऐसा ही है। इन्हें अल्लाह दिन का चिराग दे दिया था उसको कि उज्जैन, यहाँ बैठा था उज्जैन पहुंच गया खट से। ये भारतीय जनता पार्टी का नाटक देखिए। बात क्या, रोने लगते हैं, बोले 17 के पहले, अरे सरकार ने तुमको चुना, जनता ने तुम्हें चुना है, रोते क्यों? बताओ ना, 3.5 साल का हिसाब क्यों नहीं देते? रोने क्यों लगते हो? रोने लगते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो पहले था नहीं, मैं क्या करूं, मेरा तो कौन रो रहा दिखाई दे रहा है भाई? रोने लगते हो, कौन रो रहा दिखाई दे रहा है? 3.5 साल में क्या किया तुमने? कौन रो रहा दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद रो कौन रहा है दिखाई दे रहा है। हमने मेट्रो बनाई, हमने और माता जी ने एक्सपोज कर दिया है अनुराग भाई, हॉस्पिटल बनाए, हमने माता जी ने खुलेआम एक्सपोज कर दिया है। कौन रो रहा है देखिए, आपके अपराधियों का एनकाउंटर किया, कौन रो रहा है देखिए, आपने फर्जी एनकाउंटर किए, उनकी दाढ़ी में तिनका नजर आने लगा। मैं जवाब देने दूंगी, शलभ मणि जी आऊंगी, बोलने दो। दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। नहीं, आपने फर्जी स्लिप बना के घूम रहे हैं, फर्जी स्लिप ले ली, ये भारतीय समाजवादी पार्टी का स्लिप है, उसकी मां से, अरे उसकी मां तो पहले ही बोल चुकी है। अरे जो अपराधी खुद बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरी मदद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख मेरी मदद करते हैं, वो वीडियो में बोल रहा है, उसको मानने को तैयार नहीं। समाजवादी सरकार में नहीं, 3.5 साल सरकार आपकी है। अरे सदस्यता लिए किसकी हो रहा है अनुराग जी, ये तो बता दो, ना जिले में डाला, किस पार्टी का सदस्य ये तो बता दो। बैरिया साहब ने बताया कि अखिलेश जी ने टिकट दिया था, विकास दुबे को आप बचा रहे थे, अखिलेश जी ने टिकट दिया था, बैरिया साहब ने कल बताया चैनल पे। पार्टी विकास दुबे, जवाब दीजिए शलभ मणि जी, ठीक है। शलभ मणि जी, किस पार्टी से मौजूदा रिश्ता था ये कहकर इससे नहीं बचा जा सकता है। एक सेकंड हुआ भदौरिया साहब, हुआ जितेंद्र जी, तमाम पार्टी के, मैं जवाब लूंगी आपसे। शलभ मणि जी एक साथ जवाब दीजिएगा। जितेंद्र जी, उसने तो खुलकर बहन जी कह के मायावती जी का नाम लिया था और कहा था कि वो मुझे चेहरे से पहचानती हैं, मेरे सभी दोस्तों को टिकट दिया है, मैं इस पार्टी में अभी स्कूल का मास्टर हूं, तो मैं क्यों किसी दूसरी पार्टी में जाऊं जहां मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा। तो ये तो उसका राजनीतिक संरक्षण था जो तमाम सरकारों में मिलता रहा, जिसमें आपकी मतलब जिस पार्टी को आप सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं वो भी कटघरे में। इस बात से मैं काफी देर से बहस सुन रहा हूं, टाइम भी खत्म होने वाला है, मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर दूंगा। इस बात से देखिए कोई फायदा नहीं कि कौन किस पार्टी में रहा, कहां उसको संरक्षण मिला। मेरा खाली इतना कहना है, क्योंकि टाइम कम है, मैं अपनी बात जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि इन सब चीजों की जो ये घटनाएं हैं सब होती रही हैं, और ये तय बात है कि ये घटनाएं होंगी। जो सरकार के जो प्रवक्ता जैसे शलभ भाई बैठे हैं उसको डिफेंड करेंगे, डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा ये खाली अनुरोध है सरकार से, शलभ भाई से, आप लोगों से, सबसे,
कि इस मुद्दे पर जब तक ईमानदारी से विचार नहीं किया जाएगा कि कहाँ पे सिस्टम में गड़बड़ी है, एक्चुअली सिस्टम फेल हुआ है। आप सोचिए कि उस थाने में घुस के हत्या करता है और 17 पुलिस वालों ने उस हत्या को देखा नहीं, गवाही नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर सब लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं। तो खादी और खाकी सब उसमें मिले हुए हैं। तो जब तक ईमानदारी से इसमें नहीं है कि इसकी जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, यूं ही चलता रहेगा, कभी मेरी पार्टी, कभी तेरी पार्टी, कभी उसकी पार्टी, कभी इससे कुछ नहीं निकलना। ये सारी बातें तो हम लोग पिछले 7 दिन से बोल रहे हैं, ये सारी बातें तो हम लोग पिछले 7 दिन से बोल रहे हैं, तो आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जिसमें आप ये बता सके कि बीएसपी को भी जब नाम लेता है ये शख्स, तो फिर क्या राजनीतिक संरक्षण उसे मिला हुआ था या नहीं था, ये बताइए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो यही वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में ऐसे आदमी का संरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है शलभ मणि जी, अब आपकी जवाबदेही होगी, कब वो कौन सी पार्टी में था, उस पार्टी का संरक्षण था, ये सब पुरानी बात हो गई। अब आप सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों उसको पाले हुए थी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए अंजना जी, 2017 के बाद 114 अपराधी उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं। मैं चुनौती देता हूं, विक्रम सिंह साहब भी यहाँ बैठे हैं, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि 3 सालों के भीतर क्या कभी 114 अपराधी इस तरह मारे गए? और अपराधियों के पक्ष में कौन रोता है? आज अनुराग भदौरिया रोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, माताजी ने समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया है और तमाम इनके जो चेहरे हैं उनको उजागर हो रहे हैं। तो आज अनुराग भदौरिया देखिए बोलने नहीं दे रहे, रो रहे हैं, रुलाई दिख रही है इनकी। कौन टीवी स्क्रीन पर रोता हुआ नजर आ रहा है? अनुराग भदौरिया की यह शक्ल आपने अंजना जी कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी। अनुराग भदौरिया के चेहरे पर आपने ये भाव कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज माताजी ने एक्सपोज कर दिया, माताजी ने पूरी की पूरी पार्टी को एक्सपोज कर दिया। वैसे उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि जो जितना बड़ा बलवाई होगा, जो जितना बड़ा दंगाई होगा, जो जितना बड़ा बलवाई होगा, जो जितना बड़ा दंगाई होगा, वो उतना बड़ा सफाई होगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता कहती थी, आज माताजी ने उजागर कर दिया, आज माताजी ने उजागर कर दिया। अब देखिए कैसे रो रहे हैं, कैसे देखिए हालत देखिए इनकी। अरे इनको पानी वानी पिलवाइए, अभी आएंगे जांच के दायरे में आएंगे, इनको पानी पिलवाइए, इनकी शक्ल देखिए कैसी शक्ल है। विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद अनुराग भदौरिया की पार्टी के लोगों की शक्ल देखिए, अनुराग भदौरिया उनकी पार्टी के लोगों की शक्ल देखिए, विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद शक्ल नाटक कर रहे हैं। अनुराग जी भी नाटक कर लो, सदस्यता की स्लिप सामने आ चुकी है, उनको भी शक हो रहा है। शहीद के सीओ के बेटी ने भी बोला है और अभी सब इंस्पेक्टर के बेटे ने भी बोला, ऐसे उंगली उठा रहे हैं सरकार के ऊपर में। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को ना। शहीद जो हुए उनके परिवार वाले उंगली उठा रहे हैं, अनुराग भदौरिया तो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं आपको चिताने के लिए। कम से कम शहीदों का तो सम्मान करो। शहीद के परिवार वाले उंगली उठा रहे हैं, उनको शक हो रहा है, उनका सम्मान नहीं करोगे? एक एक करके प्लीज एक एक करके बोलिए, आवाज नीचे कीजिए सबकी। राजीव जी देखिए, शलभमणि त्रिपाठी जी से मैंने 3 सवाल पूछे थे, उनका कोई जवाब नहीं दिया। अब एक सवाल और पूछता हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो एक समय पे कानपुर के जो लोकसभा चुनाव 2019 के उसके सह इंचार्ज हुआ करते थे। तो ये कनेक्शन जो है मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट दिखाता है कि वहां जाकर के उसने सरेंडर किया, आपकी सरकार उसको बचा रही। पहली बात ये बड़ा आरोप है आप लोगों का, इस पर एक जवाब लेते हैं सीधा। शलभमणि जी इस पर जवाब। और सीबीआई जांच कराइए, नरोत्तम मिश्रा वाला लिंक पूछ रहे हैं, कानपुर टू जैन वाला लिंक। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत जल्द इसका देखिए अंजना जी, ये ऐसे ही लोग हैं बैठ के कि जब सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था और उग्रवाद जो उपद्रवी थे उन पे खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो प्रियंका वाड्रा जाके हर उपद्रवी के यहाँ रोती थी और कहती थी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने पुलिस पर बम फेंके, जिन्होंने लोगों पर बम फेंके, जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या करने का प्रयास किया, ये उनके साथ खड़े होते हैं। आज भी इनकी पार्टी के जितिन प्रसाद विकास दुबे के पक्ष में खड़े हैं। जितिन प्रसाद का क्या रिश्ता है? सलमान खुर्शीद उनके साथ खड़े हैं, विकास दुबे के साथ। सलमान खुर्शीद अब लड़ाई राजनीति में सिर्फ इस बात की है कि किसकी शर्ट ज्यादा काली है, किसका साथ किसका विकास। इसी मुद्दे पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।